अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसकी ज़िंदगी जिद्दोजहद से इबारत है। उन्होंने MA तक प्राइवेट तालीम हासिल की, फिर GC यूनिवर्सिटी के शुबा इंटरनेशनल रिलेशन से MPhil किया और फिर वहीं PhD कर रहे हैं। इसके साथ साथ समाजी शोबे में ज़बरदस्त खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और एक NGO अवाम के नाम से जो एसोसिएशन ऑफ विमेन फॉर अवेयरनेस एंड मोटिवेशन, उसके डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं। उनकी ज़िंदगी की जिद्दोजहद से आगाह करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ से आपको आशना करने के लिए आपको लिए चलते हैं उनके घर। कैसे हैं नसीम एंथनी साहब? मैं जी बिल्कुल खैरियत से, और बड़ा अच्छा लगा आपको घर में देख के। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वार्म वेलकम। ये बताइए कि एक ऐसी NGO आपने बनाई है, उसके साथ एसोसिएटेड हैं, जो आवाम में हकीकी मानों में शऊर की बेदारी के लिए काम कर रही है, ख़ा वो सियासी हवाले से शऊर हो या समाजी हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से हो, या उसी में विमेन राइट्स का ज़िक्र हो, या हमारे महरूम और पिसे हुए तबक़ात की उनके लिए आगही और शऊर की बेदारी का काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा काम जो बहुत मुनज़्ज़म पैमाने पे, बहुत बड़े लेवल पे होना चाहिए। आप उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। कब आपको ख़्याल आया, किस सन में, किस साल में, किस एज में, कि मैं इस शोबे के लिए सूटेबल हूँ? एकदम से तो ख्याल नहीं आया, तो सफ़र यहाँ तक पहुँचने का लंबा है। तो फील्ड तो पहले जो मैंने चुनी वो थी कंप्यूटर कि कंप्यूटर की तालीम हासिल की, और उसके बाद फिर जो अगला काम किया कि भाई जो सॉफ्टवेयर में दिल ना लगा तो हार्डवेयर में आ गया। तो रेक सिटी में कंप्यूटर रिपेयरिंग का कोई 4 साल तक काम किया, और फिर जो है वो एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई। एक चर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस। तो वहाँ पे फिर फैसलाबाद में 2024 में मैंने सर्व करना शुरू किया, और फिर जो है उनके साथ मुंसलिक रहा 2006 तक। तो उनका एक प्रोजेक्ट था, वो ख़त्म हो गया, तो फिर सारी बात है कि भी जो प्रोजेक्ट स्टाफ था वो फारग हो गया। लेकिन अब उन 2 सालों में जो काम किया था ना, उसमें समझ आ गई कि मेरी फील्ड ये वाली है, तो ये काम मज़े का है। तो फिर उसके बाद एक ऐसा अदारा बनाया, तो जिसमें हमने चुना अपने लिए काम कि हम ऐसी नौइयत का काम करेंगे जो सियासी भी हो और न्यूट्रल भी हो। आपने 16 साल की तालीम जो है, यानी MA लेवल तक, ये सब प्राइवेट पढ़ा है, और फिर उसके बाद MPhil किया है और आप PhD कर रहे हैं। यस, ये क्या दास्तान, क्या माजरा है? कोई थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। ये अब मामला रहा कि मैट्रिक की साइंस में, और वालिद साहब जो है वो चाह रहे थे कि FSC की जाए और डॉक्टर बना जाए। तो मन कुछ और चाह रहा था, तो वहाँ पे हमने सब्जेक्ट चेंज किया 2 साल बाद, आर्ट्स। और आर्ट्स में जो शोबा चुना उसमें सोशियोलॉजी और जर्नलिज़म के मज़ामीन पढ़े। ग्रेजुएशन में आए तो वहाँ पे फिर सोशियोलॉजी और जर्नलिज़म पढ़ा, और MA किया पॉलिटिकल साइंस में और उसके बाद फिर MPhil किया पॉलिटिकल साइंस में, और जब PhD की बारी आई तो इंटरनेशनल रिलेशन। तो आप इसी घर में पैदा हुए, इसी फैसलाबाद में? नहीं, मेरे अब्बा जान जो है ये मरिया खैल मेरे ददयाल हैं, मियाँ वाली मरिया खैल, चक नंबर 17 ML, तहसील पिपला। तो मेरी पैदाइश जो है वो सरगोदा में हुई, और उसके बाद अब्बा जान जो है वो आर्मी में भी थे। तो फिर उसके बाद 4 साल के बाद आर्मी का काम छोड़ा और मेहनत मजदूरी के लिए रावलपिंडी गए। फिर जो है वो फैसलाबाद में आके सुकूनत इख्तियार की। तो बस पैदाइश सरगोदा में और कोर्स संभाला फैसलाबाद में। आपने सारी तालीम जो आपकी थी MA तक की, वो प्राइवेट क्यों थी? सब्जेक्ट चेंज करने की वजह बताइए आप। सब्जेक्ट चेंज मतलब प्राइवेट इसलिए कि एक तो आप क्या कह सकते हैं कि घर के हालात जो हैं कि एक बंदा जो है वो कमाने वाला, और फिर
किसी मखसूस वक़्त में अब्बा जान जो है वो थोड़ा सा क्योंकि उनका काम जो था वो मिस्त्री हैं, मकान बनाते हैं, तो गिर गए तो अब कमाने वाला नहीं रहा, तो फिर थोड़ा सा क्राइसिस आया और उसके बाद फिर काम में लगे रहे। तो फिर कोशिश ये की कि भी साथ साथ ये चीज़ें मैनेज की जाएँ और थोड़ा लेकिन स्टडी को इल्म भी से जो मोहब्बत थी आपकी, उसने आपका रास्ता रुकने नहीं दिया। रुकने नहीं दिया। फरमाइए कि आपकी शादी कब हुई फिर? शादी मेरी एक्चुअली 2 शादियां हैं, तो पहली शादी चल नहीं पाई, हो जाता तो है। वो फिर डिवोर्स हुआ और उसके कोई 10 साल बाद फिर दोबारा ज़िंदगी को वापस उसी डगर पे लेके आए। तो ये 2021 का जो मेरी लाइफ का फ़ेज़ है, ये ज़्यादा खूबसूरत फ़ेज़ है। तो वो उस एक मखसूस ट्रॉमा से जिसने मुझे निकाला। तो अभी आपकी अहलिया मोहतरमा के हवाले से आप कुछ बताएंगे? वो हाउसवाइफ हैं या वो भी सोशल सेक्टर से वाबस्ता हैं, वो समाजी शोबे की तंजीमों से? सोशल सेक्टर से वाबस्ता है और ये जो समाजी तब्दीली का सफ़र है ये इकट्ठे ही शुरू किया। तो गो कि इस वक्त उनका दायरा फ़र्क है और मेरा दायरा फ़र्क है, लेकिन मिशन वही है। जी, नसीम एंथनी साहब की फ़ैमिली के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। उनके बारे में जानेंगे, उनके फैमिली मेम्बर्स के क्या तासरात हैं, क्योंकि घर वालों से बेहतर कौन जानता होता है आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आप गालिबन नाजिया सरदार साहबा हैं। जी यकीनन If I'm गालिबन not नहीं है। यस, तो बड़ी खुशगवार हैरत हुई मुझे कि आप नसीम एंथनी साहब की अहलिया मोहतरमा हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था, बड़ा अच्छा लगा। आप तो ख़ुद सोशल सेक्टर में माशाल्लाह बड़ा नाम पैदा किया। और क्या कहेंगी नसीम के बारे में? मुश्किल सवाल तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा सवाल भी है। नसीम एक बहुत अच्छे इंसान है और इंसान दोस्त इंसान है और इंसानी हकूक़ के लिए काम करते हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे पसमानदा तबकात हैं उनके लिए। और अगर सोशल सेक्टर की मैं बात करूं तो जो कह सकते हैं कि फ़ैसलाबाद के अंदर बहुत ही अच्छा काम जो है वो हमने एक स्टार्टअप से स्टार्ट किया था आवाम से, और सोशल सेक्टर में एक पहचान बनाई अपनी नसीम साहब ने। और ये एक स्टार्ट लेना एक मोटिवेशन भी थी। जिन इदारों के साथ काम करते थे वो ज़्यादातर डेवलपमेंटल काम करते थे, तो एक राइट बेस्ड अप्रोच को लेके चलना तो ये ज़ाहिर करता है कि हम किस तरह से जो है इंसानों को देखते हैं कि वो किस किस मसाइल का जो है वो सामना करते हैं, और उन मसाइल को जब हम देखते हैं, निशानदेही उनकी करते हैं, तो एक अंदर जज्बा पैदा होता है कि हम किस तरह से जो है वो काम कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर मिनॉरिटी की बात की जाए तो बीइंग ए मिनॉरिटी जो है एक था कि हम अपने कम्युनिटी के लिए जो है ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। और अगर सोशल सेक्टर से हट के फैमिली की तरफ से देखा जाए तो एक अच्छे बेटे हैं, एक अच्छे शौहर हैं और एक अच्छे बाप हैं। शेरल का और अयाना का गैप जो है कोई 19 साल और 2 माह का है फ़र्क, और काफ़ी बड़ा गैप है। और बाप की जो है बेटी के साथ बॉन्डिंग जो अब भी है वो बहुत ही अच्छी है, और मैं कह सकती हूँ कि एक अच्छे फादर हैं और अच्छे शोहर तो हैं ही है, क्योंकि अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉज एक होती है, तो आप बहुत अच्छी चीज़ों को लेके जो है वो चल सकते हैं। ये जो कॉज एक है, इसने भी आपको करीब किया? मतलब शादी के बंधन में बंधने की एक वजह ये भी थी कि एक मिशन, एक काज था और मिल के काम कर रहे थे, तो फिर सोचा कि चूँकि सारा विजन आपका एक है, सोच एक है, मकसद एक है, तो क्यों ना फिर ये ज़िंदगी भी एक हो जाए। बिल्कुल, ये कॉज भी मतलब कह सकते हैं कि एक
हमारी एक शादी करने की एक ये भी है कि हम एक कॉज के ऊपर जो थे वो काम कर रहे थे। दूसरा होता है आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि आप कितना एक दूसरे को समझते हैं, और जब काम एक जगह पे कर रहे होते हैं तो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ये फैसला, ये प्रपोज किसने किया था? कौन कर सकता है मर्द के होते हुए कौन कर सकता है? वेरी पर्सनल क्वेश्चन। तो दोनों तरफ से था, और फर्स्ट प्रपोजल नसीम तो आपकी तरफ से था, जो फौरी कबूल कर ली? नहीं, सोच विचार तो किया था, फौरी कबूल, क्योंकि राइट्स के पे जब आप काम करते हैं तो आप देखते हैं कि आप जिसके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं वो किस तरह का बंदा है, तो ज़ाहिर है सोच विचार तो करना ही पड़ती है। फ़ौरन जवाब देना तो मुश्किल भी हो जाता है। और फिर मतलब सोसाइटी, बहुत मुश्किल पेश नहीं आई? नहीं, सोसाइटल प्रेशर था, जैसे नसीम साहब ने भी आपको पहले बताया होगा, तो ज़ाहिर है देखना पड़ता है कि आप कितनी प्रोमिनेंट फिगर हैं। लोग क्योंकि सोसाइटी इस तरह के रिलेशनशिप को ज़्यादातर वो बेहतर नहीं समझती हैं, उनके माइंड में होता है कि पता नहीं पहले से ये चीज़ें जो थी वो प्लान थी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। तो सोसाइटल प्रेशर तो था, डिफ़िकल्ट तो था, लेकिन लेकिन शादी के बाद कैसा लगा? मतलब ये इनकी शख्सियत के बारे में जो इमेज आपका पहला था, हाँ, वैसे ही निकले या फिर एकदम पता वो ये क्या हो गया? झूठ बोलूँ कि सच? नहीं, आपसे सच की तो करते हैं। नहीं, वैसा ही है। कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब एज अ कोलीग आप कर रहे होते हैं कुछ, जैसे मैंने पहले कहा लाइफ पार्टनर जब बनते हैं तो चीज़ें तो चेंज होती हैं। उसमें फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो बाज़ का फॉर्मेलिटीज़ वो भी अच्छी लग रही होती हैं। नहीं, तो शादी मेरा के नहीं बाद ख्याल। फॉर्मेलिटीज़ ज़रा ख़त्म होने से वो कहते हैं ना कि फासले घटाने से फासले न बढ़ जाएं, तो ये भी होता है कि फासले घटाने से फासले बढ़ भी मुझे नहीं जाते हैं। लगता कोई इतना बड़ा चेंज आया, लेकिन जाहिर है क्योंकि आप जब साथ रहते हैं 24 घंटे कह सकते हैं, तो कुछ प्रोफेशनल लाइफ में तो होता है कि आप ड्यूटी आवर्स में एक दूसरे से मिलते हैं फिर, या लेकिन जब आप साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो फिर एक दूसरे के लिए जो है ज़्यादा केयर करना पड़ती है कि ओवरऑल आप मुतमईन हैं ना? आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे पता आप बहुत मुतमईन है और अच्छा लग रहा है। मतलब ये कि बस सुनना पड़ता है ना कि भाई आप हमारे लिए होता है कि सेकंड वर्जन मस्ट है। ये तो बहुत कहेंगे जी हम बड़े अच्छे हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, वो बड़ी खुश हैं मैडम, तो हमारा होता है कि जब कोई खबर आती है तो फिर हम सेकंड वर्जन भी लेते हैं कि भाई ये तो वन साइडेड वर्जन है, पर सेकंड वर्जन आएगा तो नहीं, पता नहीं, चलेगा। आप टिपिकल वाइफ्स की तरह अगर पूछ रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा हमारा रिलेशन और बॉन्डिंग अच्छी है, Good. इसीलिए एक प्लस पॉइंट जो जाता है, मैं उस पर जो था फादर्स डे पर लिखना चाह रही थी कि मदर्स जो होती हैं वो लेके जाती हैं ऑफिस में, जब काम कर रही होती हैं तो अयाना के फादर उसको लेके जाते हैं ऑफिस में माशाल्लाह। उसकी टेक केयर के लिए ना। क्या बात। तो इतना- ये एक एग्जाम्पल है उन तमाम मर्दों के लिए जो सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि टैगिंग है कि एक माँ ही जो है वो बच्ची को साथ लेके जाए अपने वर्किंग स्टेशन के ऊपर। वैसे भी बाप जो भी हमारे यहाँ जो है मतलब वो वो तमाम कर सकता लोग है। जो अच्छे खामद हैं बेचारे, और वो जिनको जन बेचारे मरीद होने जिनको जन मरीद होने के ताने दिए जाते हैं, आप फिक्र ना करें बिल्कुल। देखें नसीम एंथनी साहब जो है ये काम कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें। और बच्चों की केयर करना ये आप बाप की भी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि माँ बिल्कुल की बिल्कुल। जिम्मेदारी। और मैं समझती हूँ ये एक रोल मॉडल है। ये नहीं है कि मैं सामने बाकी जितने भी सुनने वाले होंगे उनके लिए भी है कि मैंने आज तक कभी जो है अपनी सोसाइटी के अंदर, फॉरेनर्स में तो होगा लेकिन अपनी सोसाइटी के अंदर अभी तक कोई ऐसी एग्जांपल जो है मैंने नहीं देखी। नसीम एंथनी साहब के वालिद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फरमाइएगा जी, आपके साहबजादे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे माशरे का एसेट हैं, तो कैसा लगता है इनके बचपन के बारे में बताएं। ये शुरू से दानश्वर टाइप आदमी है या ये बाद में दानश्वर बने? ये तो खुदा की ये ना नेमत है, उसका फजल है कि उसने ये हमें अता की है। मैंने वैसे केयर तो बहुत की है अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी ये खुदा का फजल है कि उसने ये अता किया है। ये जो हमारा माशरा है ना सारे नशई है। वेरी इसमें गुड। से 50 नाम क्या है? शेरल शहाब। बड़ा यूनिक नेम है, साहबजादे मौजूद हैं उनका, शेरल शहाब। शेरल कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं?
आज हमें बताइए पापा के बारे में कि बाहर तो बहुत तारीफ़ें होती हैं, लोग तो बड़े इनसे मुतासर हैं, तो घर में क्या कैफियत होती है बतौर बाप, ये कैसे हैं? ऐसे ये तो अब मैं अगर आपको बताऊं, ये हर मतलब कि एक इंसान है, इसमें खामियां होती हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट अगर वो अपना 100% दें तो वो एक मतलब कि परफेक्शन से कम नहीं। वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो ये मैं मानता हूँ कि आइनों की लड़ाइयाँ भी बड़ी होती, मुंह मारी भी अच्छी खासी होती रहती है। तो किन 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 बातों Conflict पे होता है। आमतौर पे ये आपको डांट डपट होती है? आप किन बातों पे, कौन से मौजूदात होते हैं, क्या चीज़ होती है? आप शरारतें करते होंगे ना, कोई गड़बड़ नहीं। करते होंगे? ज़्यादातर देख लें मोबाइल की वजह से कभी कभार हो हाँ, जाता ये है। तो देखिए ना, वो तो बनता है ना, जब एक्सेसिव यूज़ जो है गेमिंग की वो वजह आपकी से। हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं, आपकी पढ़ाई के लिए भी अच्छा नहीं। और कभी कभार अगर हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो कि हम दोनों ने रेस्ट करनी है, तो वो कोई ना कोई काम निकल आता है जिसकी वजह से हमें एक दूसरे से लड़ना पड़ता है। वाह वाह, पर अब ये एक फ्रेंडशिप हाँ जी। एक दोस्ती भी है, पालत भी हैं आपके जी। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत भरपूर, ज़बरदस्त जी। आप बताइए किस तरह आपकी बॉन्डिंग की वजह जो है, एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत हाई है, तो पूरी फैमिली की स्ट्रेंथ जो है उस पर कुछ कहिए। और फिर हम आपसे नाश्ते के बारे में पूछते हैं, खाते पीते क्या है? आप इतने मोटे ताज़े मेरी तरह। तो फैमिली बॉन्डिंग मेरा ख्याल है कि भाई जो है एक मैनेजेरियल स्किल, तो मैनेजेरियल स्किल मुझ में कभी नहीं आ पाया। तबीयत की लाउबाली कह लें या वक़्त के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो अपने आप को ढालते रहना, तो ये कंसिस्टेंट एटीट्यूड नाज़िया में है। नसीम साहब, आप क्या पसंदीदा डिश कौन सी है? आप क्या खाते हैं ज़्यादा? आप मेरी तरफ बल्कि हैं ज़रा, हाँ, क्या मतलब खाने पीने के शौकीन तो लगते हैं काफ़ी? नहीं, इसका तो तल्लुक खाने पीने से नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं कि हार्मोनल चेंज और लाइफ का जो इम्बैलेंस होना वो है। अदरवाइज़ जैसे जैसे मैंने वेट गेन किया है वैसे वैसे मेरी खुराक कम हुई है, बड़ी नहीं है। तो अच्छा, मेरी तरफ पहले आप स्मार्ट भी होते थे। जी, मैं भी था कभी। कभी ठीक है। तो खाने में जो है वो मुझे ज़्यादातर फ्रूट पसंद है और जूसेस पसंद है। तो गुलाम मुस्तफ़ा चेयरमैन हैं इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट के। उनसे जानते हैं कि उनके फैकल्टी मेंबर जो विजिटिंग फैकल्टी हैं, नसीम एंथनी साहब, उनके हवाले से उनकी क्या व्यूज़ हैं, किस तरह से देखते हैं उनके काम को। सर, आपका शोबा जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये तो माशाल्लाह ये पूरी दुनिया को जोड़ता भी है, समझने में भी मदद देता है। और जो इंटरनेशनल रिलेशंस दौर, चूँकि आईटी ने अब समेट के दुनिया को एक गांव की शक्ल दे दी या एक शहर की शक्ल दे दी है, तो आपके शोबे की अहमियत, इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट की अहमियत और बढ़ जाती है। एक तो इस पे कुछ रोशनी डालिएगा कि आपकी नज़र में आईआर की इस वक्त क्या अहमियत है, और आपके फैकल्टी मेंबर जो विजिटिंग फैकल्टी हैं नसीम एंथनी साहब, उनका काम कैसा है आपके साथ? आईआर का आज मैं अभी मेरिट देख रहा था, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो जीसी यूनिवर्सिटी का आईआर डिपार्टमेंट का मेरिट है वो 65% पे क्लोज़ हो गया है। जो मॉर्निंग की सीट थी वो सारी की सारी रिज़र्व्ड हो गई हैं, कोई सीट अब वेकेंट नहीं है। क्योंकि और इसी वजह से स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कि इसका स्कोप जो है वो दुनिया में ज़्यादा है, इसमें बहुत सारा स्कोप है। आपसी कंपटीशन से लेके पीएमएम से लेके इंटरनेशनल जो है वो यूएनओ है आपका अदारा, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जाते हैं। आलमी बैंक है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं। और जितनी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हैं वो मोस्टली ज़्यादातर इंटरनेशनल रिलेशंस में आते हैं। तो इस वजह से ना सिर्फ डोमेस्टिक पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है, और पूरी दुनिया में यूनोवेल, जैसे आपने कहा कि दुनिया को जोड़ता भी है और दुनिया को जो है डाइवर्जेंट भी करता है। कन्फ्लिक्ट भी इसमें आता है, लेकिन इसके बाद एंड हम पीस में भी पीस की तरफ, इसी की थ्योरीज़ की तरफ जाते हैं, और पूरी दुनिया जो है फिर जो इसकी पीस की थ्योरीज़ हैं उसको अप्लाई करती हैं और दुनिया को अमन की तरफ लेके आती हैं। तो इस वजह से आईआर का स्कोप बहुत ज़्यादा है, और एज अ सब्जेक्ट ये पूरी दुनिया में जो है ना इसका अहमियत बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक तल्लक है नसीम एंथनी साहब की, मैं हमेशा से कहता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट को जो एक नई जोहद दी,
स्ट्रगल दी, उसमें नसीम का बहुत अहम रोल है। हमने बहुत सारे प्लेटफार्म के ऊपर सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किए, ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज़ की, बच्चों के अंदर से जो कंजर्वेटिव अप्रोच थी उसको निकालने की कोशिश की। और नसीम साहब को स्पेशली मैं सब्जेक्ट भी वही हम इनके जो जैसे ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, इस तरह के हम एलोकेट करते थे ताकि इनकी कमांड है और ये जो है बड़े अच्छे तरीके से पूरी दुनिया का कंपैरेटिव स्टडी करते हुए, लोकल डोमेस्टिक कंपैरेटिव स्टडी करते हुए बच्चों को लेक्चर देते थे। तो इस वजह से नसीम साहब का, और सबसे बड़ी बात ये रेगुलर है। 8 बजे की क्लास का मतलब है ये 5 मिनट में हमेशा, मैं थोड़ा सा लेट अगर होता था तो ये 5 मिनट पहले कॉरिडोर में खड़े होते हैं। और मुझे हमेशा से ही ऐसे टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं जो टाइम पे आएँ, बच्चों को एंगेज करें, ना सिर्फ आप लेक्चर दें बल्कि उनको प्रैक्टिकली जो है ना वो क्रिटिकल सोच दें, उन्हें सोचने का मौका दें। और ये सारी खूबियाँ जो है नसीम एंथनी साहब में मौजूद हैं। नसीम एंथनी साहब के कलीग्स और उनके असातिज़ा भी मौजूद हैं, क्योंकि वो यहीं से PhD भी कर रहे हैं, इन्हीं से सीख भी रहे हैं, यहीं पढ़ा भी रहे हैं, बतौर कलीग या एक शागिर्द के या एक साथी के। क्या उनको कैसा पाया नसीम एंथनी साहब को उनके साथियों ने, बाकी असातिज़ा ने, ये राय भी जानते हैं। सर कहिएगा, अपना प्लीज़ तारुफ भी करवा दीजिएगा। डॉक्टर अदनान नवाज़, नसीम ना सिर्फ एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बल्कि बहुत अच्छा कोलीग भी है। और नसीम की सबसे बड़ी खूबी कि ये नो डाउट कि इसकी रिसर्च पे बहुत अच्छी कमांड है, बल्कि इसकी जो सबसे अच्छी खूबी लगती है डाउन टू अर्थ, मींस के आपको अपने जो क्लास है उसके साथ मिल के चलते हैं, इन्हें कोई चीज़ आती होती है वो समझाते होते हैं अपने कोलीग्स को, अपने साथ क्लास फेलोज़ को, और इनका नो डाउट टीचिंग मेथड बहुत अच्छा है। डॉक्टर मोहम्मद इमरान, सर मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे एज ए विजिटिंग यहाँ पे सर्व करता रहा हूँ। तो आज एक वैवे के सिलसिले के अंदर यहाँ पे हाज़िर हुआ। नसीम एंथनी के साथ मेरा काफ़ी अरसे से जो है वो तल्लक है, और जब यहाँ पे ये स्टूडेंट थे तो तब से मैं इनको जानता हूँ। नो डाउट नसीम एंथनी जो है इस वक्त की जो एक कह लें कि हमारा जो एक सोशल स्ट्रक्चर है उसके अंदर एज ए जो है वो इंडिविजुअल स्पेशली जो है स्पेसिफिकली जो मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो वर्क कर रहे हैं। डॉक्टर बिलाल बिन याकर, जहाँ तक नसीम का ताल्लुक़ है तो नसीम हमारा, क्योंकि मैंने इसको एमफिल में भी पढ़ाया है और PhD में भी इनको पढ़ाया है, तो नसीम एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहा है अपनी एमफिल में और PhD के अंदर भी, कोर्स वर्क के दौरान भी। जो सबसे अच्छी बात जो है वो नसीम साहब की है, क्योंकि नसीम साहब एक जो ख़ुद जो है वो एक NGO को भी रन कर रहे हैं, तो उससे डायरेक्टली हमारी स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि HEC जो है अब वो इंटर्नशिप्स जो हैं वो कंपलसरी कर दी है। तो हमारे उस लिहाज से हमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इस चीज़ का कि नसीम जो है वो उन स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनको इंटर्नशिप्स के जो है वो मौके प्रोवाइड करेंगे। नसीम एंथनी साहब सभी जानते हैं कि अपने डिपार्टमेंट के हवाले से, अपने साथियों के हवाले से, इस डिपार्टमेंट में उनके तजर्बात कैसे रहे, उनका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, क्या कहते हैं वो अपने IR डिपार्टमेंट के बारे में। सर थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। तो जहाँ तक डिपार्टमेंट का तल्लक है तो मेरी जो मैट्रिक के बाद की स्टडी है वो सारी प्राइवेट है, और उसके बाद जब दोबारा मैंने रेगुलर स्टडी शुरू की तो वो MPhil में शुरू की। और मुझे याद है कि जब मेरा MPhil का इंटरव्यू हो रहा था तो डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब थे, तो मैं कितना वीक था अपने आर्गूमेंट्स में, लेकिन डिपार्टमेंट ने मुझे एक चांस दिया और यहीं से मैंने जो है वो अपने आप को ग्रूम किया। सो जो उन्होंने एक अदारे का जिक्र किया, तो उस अदारे के अंदर भी जो मैंने यहाँ से लर्न किया वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए भी काम कर रहे हैं, विमेन राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। आप एक बड़ा खूबसूरत तंजीम है आपकी, आवाम के नाम से जो है। इसमें काम करते करते आपका जो सफ़र शुरू हुआ 2007 से, इसकी कुछ रुदात सुनाइए कि यहाँ तक कैसे पहुँचे। सर ये जो है आप कह सकते हैं कि ये बड़े मज़े का सफ़र है। 2007 में ज़माना नौजवानी ही था, तो कोई 10 के करीब हम साथी बैठे थे और उस वक्त हमारा एक ग्रुप हुआ करता था पीस लवर्स यूथ ग्रुप के नाम से। तो पीस लवर यूथ ग्रुप जो है वहीं से हमें ये एक राह मिली कि भी ये ग्रुप जो है इसको जो है वो हम कुछ फॉर्मलाइज़ कर लें।
तो फिर डिसाइड ये हुआ कि भाई ये जो पीस है इसके लिए तो बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन हम जो चुनते हैं वो विमेन का चुनते हैं। तो विमेन में भी हमने जब ये इदारा बनाया तो एक जनरल विमेन के लिए था, लेकिन जनरल विमेन के साथ काम करते करते हमें एहसास हुआ कि नहीं, हमें फोकस्ड होना पड़ेगा। और फोकस्ड होने में हमने फिर जो चूज़ किया वो वर्किंग विमेन किया, इनफॉर्मल सेक्टर का। और इनफॉर्मल सेक्टर में हमने जो है वो फिर डोमेस्टिक वर्कर्स, होम बेस्ड वर्कर्स से बात शुरू की, और उसी के साथ हमने कंपोनेंट जब होम बेस्ड वर्कर्स देखा तो उसमें एक बड़ी तादाद विमेन विद डिसेबिलिटी की शामिल रही। तो फिर वहीं से हमारे साथ ऐड हुआ विमेन विद डिसेबिलिटी। और फिर जब डोमेस्टिक वर्कर्स को देख रहे थे तो उसमें उस वक्त बहुत सारे केसेस जो थे वो उठ रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस के, डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ। तो वहीं से फिर हमने जो एक कंपोनेंट माइनॉरिटी विमेन का वो ऐड हुआ। तो इसी तरह जो हमारा जनरल था वो आहिस्ता आहिस्ता स्पेसिफिक होता गया, और आज भी हम उसी स्पेसिफिक एजेंडे पे खड़े हैं कि यही 3 सेगमेंट है और इन्हीं की वल्नरेबिलिटी को हम जिस तरह से भी हो रिड्यूस करवा सकें। सफ़र के दौरान आप क्या सुनते हैं, क्या करते हैं? सफ़र के दौरान जो है वो मूड कोई फिक्स नहीं है। अब जैसे देखिए ये मौसम चल रहा है और मेहदी हसन साहब लगे हुए हैं तो फिर लगे हुए हैं। तो इसी तरह कभी लता साहिबा भी आ जाती हैं, तो अगर लता सुन रहे हैं तो वो मूड उसी के मुताबिक हो गया है। तो हर अच्छी आवाज़ और हर अच्छी मौसीकी और हर अच्छा शेर जो है वो पसंद है। अच्छा, मौसीकी पसंद है तो क्या कुछ कभी गुनगुना भी लेते हैं? नहीं, गुनगुनाने का तो कभी नहीं तसव्वुर हुआ। हाँ, मैं अगर कोशिश करूँ भी ना गुनगुनाने की तो ऐसे लगता है जैसे पढ़ रहा हूँ, लेकिन सुनना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, तो ये है। तो शायरी का भी आपने जिक्र किया, अच्छे शेर अच्छे लगते हैं, तो कोई एक आध शेर अपनी पसंद का सुनाइए। ये बाबा नजमी साहब के जो चंद अशार हैं वो तो मैं बहुत ही ज़्यादा रिपीट करता हूँ। एक तो वही है उनकी कि भाई बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरां दा, हाय हाय हाय, बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरां दा, उगन वाले उग पैंदे सीना पाड़ के पत्थरां दा, ते मंਜ਼ਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। वाह 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 वाह। नसीम एंथनी साहब जी, आपके ऑफिस में देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बड़ी ज़बरदस्त तंजीम के डायरेक्टर हैं आप। आवाम जो वाकई आवाम के लिए काम कर रही है और अपने अंदाज से कर रही है। ये तंजीम कब बनी, क्या गराज़ व मकासद थे इसके, आप किस हद तक मुतमईन हैं? हाँ, ये एक तो बहुत शुक्रिया आप आए। तो बहसीयत डायरेक्टर प्रोग्राम इस अदारे को रिप्रेजेंट करता हूँ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। तो जो अदारे को बनाने का काम था वो यही था कि भाई लोगों को इस हद तक शऊर दे दिया जाए कि वो जो स्टेट के अदारे हैं उन पे बिलीव करना और उन पे ट्रस्ट करना शुरू करें, और स्टेट के पैरेलल रियासत खड़ी करने का ना सोच रहे हो। स्टेट के पैरेलल स्टेट नहीं, बल्कि स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को दुरुस्त करना है तो उनके साथ एंगेज होकर दुरुस्त करना है। तो इसी मिशन के लिए हमने ये अदारा इस्टेब्लिश किया था, और इसमें हमने जो अपने ज़िम्मे काम रखा वो लोगों की तालीम व तरबियत का रखा। और ये कोई स्कूल की तालीम व तरबियत नहीं, बल्कि अदारों की तालीम व तरबियत के हवाले से अदारा कहाँ पे है, किस तरह की सर्विसेज हैं और उनकी सर्विसेज को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। सो सिविक एजुकेशन। कब से इसका आगाज़ हुआ? ये 2007 से बाकायदा इसका जो है वो हमने आगाज़ किया, और इनफॉर्मली तो अगस्त 2006 में इसको हमने सेट किया था, और जो फॉर्मली रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ हमारा 2007 में, और फिर 2007 के बाद ये चलता है। तो कितने लोग तकरीबन वाबस्ता होंगे आपके अवाम के साथ? अदारे के साथ तो तकरीबन हम जो है वो जो शुरू से टीम चल रही है उनमें से तो बहुत सारे अपनी जो ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों में एंगेज हो गए। तो अभी भी जो 5 लोग हैं वो अदारे के साथ ही वाबस्ता हैं। और इस वक्त अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो वॉलंटियर्स की टीम है वो 200 मोर देन 200 है। NGOs के हवाले से एक इल्ज़ाम भी है उन पे आता, कहा जाता है बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा है
वो किस हद तक दुरुस्त है, इस पे कुछ रोशनी डालिएगा। कहा जाता है कि एनजीओज़ को एजेंडा और पैसा बाहर से आता है। हाँ, ये जो हमारे साथ है इत्तेफाक है कि हमारे पास तो जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे फॉरेन फंडेड है, और जितने भी फॉरेन फंड्स होते हैं वो हमेशा बैंक्स के थ्रू चैनलाइज होते हैं, और हम उन्हीं इदारों के साथ काम कर रहे होते हैं जो रियासत पाकिस्तान के साथ भी काम कर रहे होते हैं। तो जहाँ तक रही एजेंडे की बात, तो एजेंडा हमारा होता है। हम बाकायदा एक कॉल अनाउंस होती है, तो उस कॉल अनाउंस में हम कंपटीशन में आते हैं, और जिसके प्रोजेक्ट की वर्थ होती है तो उसी हिसाब से विन करते हैं। तो क्योंकि वो जो आपने बताया नैरेटिव मुझे तो समझ नहीं आता। बासियत एनजीओ जहाँ पे मैं हूँ 2007 से, और मेरा स्किल भी है प्रपोजल राइटिंग का, रिपोर्ट राइटिंग का, और इसी तरह जो फंडिंग को एक्सेस करना, तो इसमें भी मेरी एक्सपर्टी है। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो आप कह सकते हैं कि नैरेटिव फैलाने वाला जो होता है ना, वो होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। ये बताइए कि पाकिस्तान में जो समाजी शोबे में खदमात सर अंजाम देने वाली तंजीमें हैं, जिन्हें उर्फ़-ए-आम में एनजीओज़ कहा जाता है, वो अवाम में शऊर की बेदारी में किस हद तक कामयाब हुई है? इट डिपेंड्स। अगर मैं यहाँ पे बैठ के कहूँ कि जनाब जो काम हम कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सकता या और कर नहीं रहा, ऐसा नहीं है। हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है, और उसको जो दुरुस्त नज़र आ रहा है वो दुरुस्त कर रहा है। अब एनजीओज़ की कैटेगरी में हमने जो अपने ज़ुम्मे काम लिया वो सिर्फ शऊरी बेदारी कर लिया, हमने सर्विस डिलीवरी का नहीं लिया। तो यही वजह है कि हम जो है वो ज़्यादातर जुड़े हुए हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ, कि हम समझते हैं कि आप जो है वो स्टेट के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकते। एक मिसट्रस्ट क्यों है यहाँ के बहुत सारे मजहबी हलकों में भी, और बाज़ दीगर लोग भी ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, और एनजीओज़ पे बाज़ औक़ात बड़ी सख्ती भी शुरू हो जाती है। एक मिसट्रस्ट है, आपको अपना क्यों नहीं समझा जाता है? एक शक की नज़र से क्यों देखा जाता है कि कुछ गैर मुल्की ताकतें शायद एनजीओज़ के ज़रिए पाकिस्तान में कोई ख़ास किस्म का एक एजेंडा देती हैं, और या एक ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा करने में उनको यूज़ करती हैं? वो मिनॉरिटीज़ के हवाले से हो, वो ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल के हवाले से हो, या बाज़ दीगर ऐसा डाटा जो वो समझती हो रियासत के ये शायद हमारे ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं। तो एक डोंट यू थिंक कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ मिसट्रस्ट? हाँ, ये आप कह सकते हैं मिसट्रस्ट। तो लेकिन ये जो मिसट्रस्ट है हमें देखना पड़ेगा ना कि भी ये मिसट्रस्ट कब आता है और क्यों आता है और कहाँ से आता है, कैसे मतलब फ़ील होता है। सैलाब की आफत आती है तो उस वक़्त गवर्नमेंट की तरफ से अपील की जाती है, मजहबी हलकों की तरफ से अपील की जाती है कि एनजीओज़ आगे आएँ। उस वक़्त ये मिसट्रस्ट नहीं होता। लेकिन जैसे ही सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज़ की कैंपेन की बात होती है तो उस वक्त थोड़ा सा शक की नज़र से देखा जाता है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नलके लगाने का काम करेगी, जो लोगों में पैसे बांटने का काम करेगी, जो राशन बांटने का काम करेगी, उसके बारे में कभी आप मिसट्रस्ट नहीं देखेंगे। लेकिन जैसे ही लोगों को ये बताया जाएगा कि आप अपने पॉलिटिकल नुमाइंदे से पूछिए कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो पिछले कई सालों से गायब है, क्यों? आप जो है वो एक एप्लीकेशन अपने यूनियन कौंसिल के दफ्तर में लिखिए और पूछिए कि मेरी यूनियन कौंसिल का जो बजट है वो कितना है और कब कब लगता है। और जो आप अपने ज़िले के जो सोशल वेलफेयर के ऑफिसर्स से पूछ लीजिए कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन की वेलफेयर का फ़ंड है वो कितना है और ये कैसे यूटिलाइज़ होता है। हमारी गली में जो है वो एक पाइपलाइन डली है तो इसका ठेका जो है वो कितने में हुआ था और इसकी जो सर्विलेंस मैकेनिज़्म या जो मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म है वो क्या है। या हम एक कंज्यूमर को ये बताते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ जो है वो ख़राब मिलती है तो आप जो है वो वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो जो मिसट्रस्ट होता है वो इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिसट्रस्ट होता है ना। ये अवाम का ऑफिस है, एसोसिएशन ऑफ वुमेन फॉर अवेयरनेस एंड मोटिवेशन। सब कैसे काम का आगाज़ होता है, पूरे दिन का एजेंडा कैसे सेट किया जाता है, उसके हवाले से एक मीटिंग हो रही है। नसीम एंथनी साहब से जानते हैं कि मीटिंग कैसे करते हैं, क्या कुछ होता है इसमें, कहिएगा सर। हमारा जो है वो 9 बजे के करीब हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं और 9 से 9:15 के दरमियान हम जो है
वो चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो पिछले दिन में हमारे पास जो टास्क था वो किस हद तक मुकम्मल हुआ और उसमें पेंडिंग चीज़ें क्या क्या हैं और इस आज के दिन में जो है वो हमारे पास कौन कौन सा टास्क है। हम की मीटिंग इख्तिताम पजीर हो गई है। अब टीम से तारुफ करते हैं कौन क्या कर रहा है, क्या जिम्मेदारियां हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। जानते हैं जी, कुछ तारुफ करते हैं इनसे। प्लीज़ बताइएगा अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में, अपना नाम भी बताइएगा। जी, मेरा नाम अहमद अली है और मैंने अवाम पाकिस्तान को 2023 में ज्वाइन किया था और मैं अवाम के इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू मैंने अवाम को ज्वाइन किया था। और जो करंटली जो मेरी ड्यूटीज़ हैं वो रिसर्च के रिलेटेड हैं और मैं यहाँ पे एज अ रिसर्च एसोसिएट काम कर रहा हूँ। जो मेरी फील्ड का काम है, जो मेरा रिसर्च का काम है वो ज़्यादातर राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19A, इसके थ्रू डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ एक लाइजन बिल्ड करना थ्रू डाटा और उस डाटा को फिर एक फॉर्मुलेट करना डॉक्यूमेंट की शक्ल में। अब जो हम डाटा लेते हैं ज़्यादातर वो ज़्यादा सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स के रिलेटेड होता है, माइनॉरिटी राइट्स और उसमें भी स्पेसिफिकली वीमेन विद डिसेबिलिटी और माइनॉरिटी वीमेन। चूँकि करंटली जो हम वर्क कर रहे हैं वो एक हमारा प्रोजेक्ट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड प्रमोटिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस, तो उसके हवाले से जो भी सोशल प्रोटेक्शन की स्कीम्स रही हैं साल 2024 और 25 में, उनसे गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है जिसमें पंजाब कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन है, वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ से डाटा लेना, दैन उसको फिर फॉर्मलाइज़ करना। और इसी तरह जो यहाँ पे एक रिलीजियस इंटॉलरेंस की जो सिचुएशन है उस पर हमने डाटा कलेक्ट किया और उस पर फिर हमारी एक स्टडी भी कंटिन्यू है, हम वो कर रहे हैं यहाँ पे। जी, ये सब कुछ आपने कहाँ से सीखा? अवाम ने कुछ संवारा आपको? जी, जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम था डिग्री के बाद BS, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में और GC से ताल्लुक़ था, तो नसीम साहब चूँकि 2022 में हमें इन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो वहाँ से एक हमारा जो लेंस था वो शार्प हुआ, ब्रॉडन हुआ कि कैसे एक इंटरनेशनल टू लोकल, मतलब शुरू में तो हम कंफ्यूज थे कि IR और NGO सेक्टर का क्या लिंक है। तो नसीम साहब वो थे जिन्होंने हमें ये बताया कि ये जो आपका डिग्री प्रोग्राम है या जो आप काम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें आपके डिग्री के साथ एसोसिएट हैं। तो फ्रॉम इंटरनेशनल टू लोकल अप्रोच हमें सिखाई। मेरा नाम रूप नईम है और मैं BS सोशियोलॉजी ग्रेजुएट हूँ और मैं यहाँ पे अवाम के साथ एज आ इंटर्नी काम कर रही हूँ और उम्मीद है मुझे कि मैं इसी इंटर्नशिप में सोसाइटी के हवाले से ह्यूमन राइट्स के बारे में जो है, मिनॉरिटी राइट्स के बारे में जो है वो और ज़्यादा सीख सकती हूँ। मेरा नाम लाइबा है और मैं अवाम के साथ पिछले 2 साल से एसोसिएटेड हूँ। मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस बैचलर किया है GC यूनिवर्सिटी से और मैं जो अभी मेरी जो अवाम में एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ इन दी प्रोग्राम डिपार्टमेंट। और मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे वो प्रोग्राम्स को मैनेज करना, प्रपोजल राइटिंग से लेके जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन है उसको कोऑर्डिनेशन में लाना और कम्युनिकेशन करना स्टेक होल्डर्स के साथ। इसके अलावा अगर मैं देखूं कि मैंने अवाम से क्या सीखा, तो मैंने जो सीखा मैंने अवाम से ही सीखा, बिकॉज़ चाहे वो छोटी से छोटी ह्यूमन राइट्स की भी इंफॉर्मेशन हो या बड़ी से बड़ी आपने कोई कैंपेन भी करनी हो, तो सारी चीज़ों में जो मुझे गाइड किया वो मिस्टर नसीम एंथनी ने किया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहीम है और मैंने अवाम एसोसिएशन को 2024 में ज्वाइन किया था। तब मैं 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट था, तो मेरे लिए एक न्यू इदारा था जहाँ पे मुझे ग्रो करने का मौका मिला। और आप अगर मुझसे पूछें कि मैंने यहाँ से क्या सीखा, तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मेरे लिए एम्पावरमेंट है। मेरे जैसे स्टूडेंट को 20 साल की उम्र में पता चला कि उसके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, जो कि मुझे यहीं से पता चला। और उसके बाद मैं मुझे इतनी एम्पावरमेंट मिली कि मैं डिफरेंट इदारों को मैंने अप्रोच किया, ठीक है। और उसके अलावा जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट है कि कोई भी इंसान, कोई भी शहरी किसी भी इदारे से मालूमात ले सकता है। मैंने उसके थ्रू अपने उस राइट को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशंस ली और उसे फिर आगे अपने रिसर्च वर्क में यूटिलाइज़ भी किया। बाजू के मारूफ दानश्वर और सियासतदान आरिफ अय्याज साहब की तरफ पहुँचे हैं। अवामी वर्कर्स पार्टी के रहनुमा हैं, बहुत तवील अरसे से बाएं बाजू की, जब से होश संभाला बाएं बाजू की सियासत से मुतासर हुए, बाएं बाजू के नज़रियात से मुतासर हुए। बड़ा हमारे शहर का मुअज़्ज़ज़ नाम आरिफ अय्याज साहब से जानते हैं कि वो नसीम एंथनी साहब को कब से जानते हैं और क्या उनके बारे में इनकी राय है। सर कुछ कहिएगा। शुक्रिया ज़फ़र साहब,
ਨਸੀਮ ਐਂਥਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਰਫ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਲਾਇਰਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਸੀ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫਾਲ ਸੀ, ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਹਿਰੀਕ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਨਸੀਮ ਐਂਥਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ। ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ NGO ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਸ वक्त मेरा पहला तारुफ होया। तो कैसा लगा, इनकी शख्सियत को कैसा पाया आपने? डॉक्टर साहब मैं बहुत सारे लोगों मिलिया, NGO करने वाले लोगों भी मिलिया, माइनॉरिटीज़ के लीडरशिप भी मिलिया, दाएं बाजू दी बाएं बाजू दी सारे लोगों नाल राबते वाकफियतां रहियां। मैं नसीम साहब नूं देखिया कि ये NGO दे विच रह के एक ऑनेस्ट प्रोफैशनल शख्स के तौर पर काम करते हैं कि जिहड़ा इन्हां दा एजेंडा हुंदा है, जिहड़ा इन्हां दा प्रोग्राम हुंदा है, उहदे नाल बड़ा फेयर चलते हैं। नसीम एंथनी साहब, आज प्रोग्राम के आखिर में आप व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्या कहेंगे? व्हाट शुड दे डू? मैसेज यही है कि भाई सबसे पहले तो इसी वतन के लिए, इसी देश के लिए जो है वो सोचिए, और उसके बाद बस ये असूल अपनाना कि भी मेरे किसी काम से अगर मेरा हमसाया नाराज़ है तो ये गुनाह है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच नसीम एंथनी साहब। ये थे डॉक्टर नसीम एंथनी। अभी कुछ अरसे में बाकायदा PhD डॉक्टर हो जाएंगे, फिर डॉक्टर नसीम एंथनी कहलाएंगे। बहुत एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, एक सोशल वर्कर हैं, अवाम में शऊर बेदार करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, माइनॉरिटीज़ के राइट्स के हवाले से, और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो हैं उनके हवाले से। आज की इनकी दिन भर की एक्टिविटीज़ आपने देखी, इनके ख़यालात सुने, इनके बारे में इनके दोस्तों के ख़यालात सुने, इनके असातिज़ा, इनके कलीग्स के ख़यालात सुने, उनकी राय सुनी। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।